आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा वो है प्रयोजनमूलक हिंदी। हिंदी में उसे फंक्शनल लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है और इसका प्रमुख जो लक्ष्य है वो जीविकोपार्जन का साधन बनाना है। क्योंकि आजकल हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं है, अनेकों क्षेत्रों जैसे कृषि क्षेत्र है, तकनीकी, विज्ञान, जनसंचार, मीडिया, विधि, वाणिज्य, अनेकों क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ा है, उसका उपयोग बड़ी मात्रा में होना शुरू हुआ है। और ये सारे क्षेत्र ये हिंदी के औपचारिक रूप से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और इसके जुड़े हुए जो लोग हैं जैसे कि कृषक है, व्यापारी है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या मीडिया कर्मी, ये सारे लोगों द्वारा जो प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा है वही प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप धारण कर लेती है। प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में डॉक्टर अर्जुन चौहान जी ने कहा है कि ये दोनों रूपों से बिल्कुल भिन्न भाषा है और ये जो भिन्नता है प्रथमतः उसकी जो वाक्य संरचना है या उसमें प्रयोग होने वाली शब्दावली को लेकर है। और ये जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसमें जैसे अलंकारिक या लाक्षणिक या गंभीर जैसी शैली का प्रयोग नहीं होता। उसकी वाक्यार्थ या प्रधान शैली बिल्कुल स्पष्ट, सीधी, सरल और बड़ी सहज भाषा है और उसमें भाषा के मानक रूप के प्रति बड़ी सतर्क रहती है। इसमें सिर्फ एकार्थी शब्दों को ही स्वीकारा गया है और अनेकार्थी शब्दों को त्यज्य माना गया है। तो सामान्य भाषा का प्रयोग क्षेत्र जो है वो अत्यंत विशाल है, जैसे हमने पहले ही देखा कि उसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जबकि प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र जो है वो बड़ा सीमित है। साहित्यिक भाषा जो है वो भाव संवेदन की भाषा है, तो कई बार ये होता है कि साधन से रहते रहते वो कहीं साध्य बन जाती है, जबकि ये जो प्रयोजनमूलक हिंदी है वो कभी भी साध्य बनती नहीं है, हमेशा साधन के रूप में रहती है और उसका लक्ष्य सेवा माध्यम से जीविकोपार्जन का ही रहा है। तो इस तरह अर्जुन जी ने कहा है कि ये दोनों स्वरूप से बिल्कुल भिन्न ऐसा एक रूप है। अगर हम उसके नामकरण के बारे में देखें तो सियानी जी, ये जो नामकरण है प्रयोजनमूलक हिंदी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रयोजनमूलक का नामकरण एवं उसके स्वरूप, जैसा कि आप जानते हैं, प्रयोजनमूलक अंग्रेजी के शब्द फंक्शनल का पर्याय है और इसको लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक कहा जाता है। आज प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अधिक हो रहा है। इसके नामकरण को लेकर के कुछ विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसमें आजकल विश्वविद्यालयों के बहुत सारे पाठ्यक्रमों में इसका प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में ही इसे सम्मिलित किया गया है और कई स्थानों पर इसको वैकल्पिक या अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में भी विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। अनेक विद्वान इसको प्रयोजनिक हिंदी भी कहते हैं, जो उसका समानार्थी शब्द ही है प्रयोजनमूलक का। एक विद्वान इसे, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, इसे कामकाजी हिंदी कहते हैं। डॉक्टर रामा प्रसन्न नायक इसको व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। लेकिन दूसरे अन्य जो प्रमुख विद्वान हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, मोटू जी सत्यनारायण एवं डॉक्टर अर्जुन चौहान, इसे प्रयोजनमूलक या प्रयोजनमूलक हिंदी ही कहना ज़्यादा अधिक तर्कसंगत, संक्षिप्त, मार्मिक और युक्तियुक्त मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के विपरीत अगर दूसरा कोई शब्द हो सकता है तो वो आनंदमूलक हिंदी हो सकती है। लेकिन आनंद जो है वो स्वकेंद्रित है और प्रयोजन समाज केंद्रित है, समाज की ओर इशारा करता है। इसलिए इसका जो मूल उद्देश्य है, इसका जो नामकरण प्रयोजनमूलक है, ये अपने आप में ही शब्द इतना सार्थक है और ये सभी सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप है। इसलिए ये उसका जो नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी, ये बहुत उपयुक्त प्रतीत होता है। जी, श्री मोटूरी सत्यनारायण जी भी प्रयोजनमूलक हिंदी नाम के आग्रही है और वही नाम अपनाने के पर बल देते हैं। उनका कहना है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा ही प्रयोजनमूलक हिंदी होती है।
भाषा के दो पक्ष या प्रकार्य होते हैं। एक जो होता है वो सौंदर्यानुभूति करवाने के लिए होता है, जो कि अपने आप में आत्मकेंद्री होता है या आत्म सुख देने वाला होता है। जो दूसरा पक्ष जो है वो समाज सापेक्ष होता है और कहीं सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो समाज सापेक्ष होने के साथ वो सेवा के प्रति उसका लक्ष्य होते हुए वो सारे लोगों के जीविकोपार्जन का साधन बनाती है। और यही मूलतः ये प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप धारण कर लेती है। तो ये सारांश में अगर हम कहें तो ये जो प्रयोजनमूलक हिंदी नाम है वही अधिक उपयुक्त नाम है। बाकी जो 2 या 3 नाम बताए गए जैसे कामकाजी हिंदी, वो एक थोड़ा भ्रामक दिखाई देने वाला नाम है, या व्यवहारिक हिंदी जो बताया गया है वो थोड़ा अधूरा साबित होता है या प्रतीत होता है। तो हम इसे प्रयोजनमूलक हिंदी या प्रयोजनिक हिंदी नाम से ही जानना चाहेंगे। अभी उसकी अगर विशेषताएं की कुछ बात करें तो आप बताना चाहेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं? प्रयोजनमूलक शब्द, वैसे तो जैसे अभी हमने कहा कि प्रयोजनमूलक अपने आप में ही प्रयोजन और मूलक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें या इसके जो उद्देश्य हैं, प्रयोजनमूलक बहुआयामी उपयोगिता और उसके रोजगार मूलकता की वो देखते हुए अनेक विश्वविद्यालयों ने इसको हिंदी प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। और इसमें उसके जो मुख्य उद्देश्य है, इसके पीछे सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं, तो इसमें है हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता से लोगों को परिचित कराना, छात्रों को स्वयं रोजगार के लिए छात्रों को और छात्र छात्राओं को तैयार करना, विविध सेवा क्षेत्रों में जहां आज बहुत ज़रूरत है युवक युवतियों की, उस सेवा क्षेत्रों के लिए उन्हें तैयार करना। रोजी रोटी आज बहुत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लोग रोजी रोटी की तलाश में भटकते रहते हैं। तो इस इसे जीविकोपार्जन बनाने के लिए या रोजी रोटी का साधन बनाने के लिए छात्र छात्राओं को उससे अवगत कराने के लिए जो पाठ्यक्रम चला जा रहा है इस दृष्टि से भी उनको तैयार करना। अनुवाद का कार्य आज सबसे आवश्यक एक कार्य हो गया है। अनुवाद बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी में अनुवाद का कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। उस अनुवाद के कार्य के लिए भी छात्र छात्राओं को तैयार करना। कार्यालयों में आज विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। उन कार्यालयों के हिसाब से उन छात्र छात्राओं को उस हिसाब से कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी या पारिभाषिक शब्दावली से अवगत कराने के लिए उनको तैयार करना। कार्यालयी भाषा के अलावा जैसे तकनीकी भाषा, आज तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी आ गई है और तकनीकी क्षेत्र की भी अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली होती है। उस तकनीकी भाषा के लिए भी उन्हें तैयार करना और उनके लिए पाठ्यक्रमों को बनाना। उसके अलावा फिल्मों, कथा लेखन, मीडिया, विज्ञापन आदि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आज रोजी रोटी हिंदी के माध्यम से कमाई जा सकती है। तो उस सारे क्षेत्रों के लिए छात्र छात्राओं को तैयार करना, ये आज बहुत सारे विश्वविद्यालय इन सारे पाठ्यक्रमों को चला रहे हैं। जी, आपने जो बताया कि उसकी उपयोगिता जो है, प्रयोजनमूलक हिंदी की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर अर्जुन चौहान जी का एक बड़ा सही बात उन्होंने कही है कि कितनी ऊंची ऊंची उपाधियां प्राप्त करने के बाद भी सबसे पहले बेकारी की लड़ाई सबको लड़नी पड़ती है। बिल्कुल। और आज के युवा युवतियों को उसमें हार खानी पड़ती है। तो ज्ञान कितना भी सूक्ष्म या गहरा क्यों न हो, पेट की आग बुझाने के लिए रोटी की ज़रूरत पड़ती है। और कोरे दर्शन या चिंतन से पेट की आग नहीं बुझती है। तो ये प्रयोजनमूलक हिंदी जो है वो हिंदी का रूप है जो उसके अध्येता को रोटी से जोड़ता है। तो इस तरह से प्रयोजनमूलक हिंदी की सबसे बड़ी उपयोगिता है जीविकोपार्जन का साधन बनना। तो ये सबसे बड़ी उसकी उपयोगिता है। आजकल मीडिया या जनसंचार माध्यम अगर हम बताएं तो जनसंचार के माध्यम में भी हिंदी का जो प्रयोग हो रहा है, हम कहें कि हिंदी नहीं तो विज्ञापन नहीं, या जनसंचार के माध्यम में
आज अच्छे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। आजकल आवश्यकता है अच्छे संपादकों की, अच्छे लेखकों की, अच्छे संवाद लेखकों की, डॉक्यूमेंट्री या प्रूफ रीडर करने वालों की, या अच्छे कमेंटेटर की ज़रूरत है। और ये सब के अभाव के कारण मीडिया आज उनके अभाव में काम निपटा रही है। तो उनका, अशोक चव्हाण जी का कहना है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है, और जो उसका प्रमुख लक्ष्य है जीविकोपार्जन, तो जीविकोपार्जन के जितने भी क्षेत्र उसमें आते हैं, इसी सारे क्षेत्र में किस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़े, प्रभाव बढ़े और युवक युवतियों को उसमें जीविका का साधन बना सके, वही तरीके के पाठ्यक्रम लाने चाहिए। तो उनका कहना है कि प्रयोजन हिंदी के गंभीर अध्ययन की ज़रूरत आजकल महसूस हो रही है। बिल्कुल। तो उसके उपयोगिता के बारे में कई सारे उसके उपयोग है हमारे पास, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, प्रयोजनमूलक हिंदी के बहुत सारे उपयोग आज हम देख रहे हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा कि कहा कि आज इसका उपयोग इतना अधिक हो रहा है कि हर क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी अलग अलग रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे कार्यालयी हिंदी है, प्रशासनिक हिंदी है, साहित्यिक हिंदी है, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, जनसंचार, विज्ञापन और साहित्यिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, विधिक, मतलब हर क्षेत्र में, जैसा कि हम कहें, कार्यालयी हिंदी का एक अलग रूप है जो कार्यालय में यूज होती है। साहित्यिक हिंदी जो साहित्यकार उसका इस्तेमाल करते हैं। तकनीकी क्षेत्र जहाँ पे इसकी पारिभाषिक शब्दावली अपनी अलग होती है। तो ये सारे जो उपयोग हैं और उसके विविध रूप उसकी उपयोगिता के हिसाब से हमें आज देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कार्यालयी हिंदी का यहाँ से थोड़ा सा विस्तार से आपको बताऊंगा कि कार्यालय हिंदी से अभिप्राय प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी है। जो प्रशासनिक कार्यालय हैं, कार्यालय हमारे पास हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में विशेष मुख्य रूप से 3 तरह के कार्यालय होते हैं। एक सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय और अर्ध सरकारी कार्यालय। तो इन सभी कार्यालयों में एक विशेष हिंदी का प्रयोग होता है जिसकी अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली होती है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, या जो आम बोलचाल की भाषा में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वो कार्यालयी भाषा वो नहीं होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। तो कार्यालयी हिंदी में जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसे वहाँ की भाषा या कार्यालयी भाषा सीखना आवश्यक हो जाता है, जिसे हम हिंदी का कार्य साधक ज्ञान जिसे कहते हैं, उसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान उसकी कार्यालयी भाषा के हिसाब से प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। कार्यालयी हिंदी में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि मसौदा लेखन, ड्राफ्टिंग और टिप्पणी लेखन, नोट्स जो होते हैं, उसके बाद उसमें विभिन्न प्रकार के पत्राचार जो कार्यालयों से विभिन्न क्षेत्रों या अपने अधिकार अधीनस्थ कार्यालयों या उच्चस्थ कार्यालयों से पत्राचार होता है, या ग्राहकों से या अन्य जो उस कार्यालय से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनसे पत्राचार होता है। वो संक्षेपण और सार लेखन, समरी, नोट्स, ये सारे कार्य जो हैं कार्यालयी कार्य होते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा कार्य आजकल कार्यालयों में अनुवाद का होता है, क्योंकि अभी भी कार्यालयों में बहुत सारे कार्य अंग्रेजी में हैं। बहुत सारी फाइलें और परिपत्र जो हैं अभी भी अंग्रेजी में अधिकांश जारी होते हैं। तो उनके अनुवाद का कार्य वहाँ पर वो भी एक जो है मुख्य कार्यालय कामकाज है, जिसमें कार्यालयी हिंदी का उपयोग बहुत हो रहा है। तो हम ये कहें कि कार्यालय में जो एक प्रकार की हिंदी का प्रयोग होता है या उपयोग में लाई जाती है उसको हम कार्यालयी हिंदी कह सकते हैं, जिसको हम ऑफिशियल हिंदी को के नाम से हम जानते हैं। सिंहानी जी, इस तरह से एक वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसको वाणिज्यिक हिंदी के रूप में जाना जाता है, जिसको हम कमर्शियल हिंदी कहते हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में भी हिंदी की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए राज्यों में जो वाणिज्यिक व्यवहार होते हैं वो उसका माध्यम सिर्फ प्रयोजनमूलक हिंदी ही होता है। वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी का जो व्यवहार है वो पर्याप्त मात्रा में बढ़ रहा है, क्योंकि यही भाषा है जो कि सारे राज्यों में जानी जाती है, पहचानी जाती है।
तो राज्यों के वाणिज्यिक व्यवहारों को जोड़ने के लिए यही भाषा एक माध्यम के रूप में पाई जाती है। तो उसके चलते वाणिज्य का तो विकास हुआ ही हुआ, साथ साथ में हिंदी भाषा का भी विकास हुआ और इस तरह दोनों के बीच एक अनुपूरकता का संबंध बना रहा है। तो इस क्षेत्र जो है, वाणिज्य का क्षेत्र है, उसकी अपनी खुद की शब्दावली है, उसकी वाक्य रचनाएं कुछ अलग है, या जिसको कहें कि परंपरागत जो शब्दावली है वही उसमें प्रयोग में लाई जाती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको अगर कहूँ तो आपने अखबारों में इस तरह के वाक्य पढ़े होंगे कि सोने में तेजी, या जीरा फिर भड़का, या बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती बरकरार, या कहें कि गेहूं के भाव टूटे। तो ये जो लुढ़के, टूटे या बरकरार या तेजी, ये सारे शब्द के वाणिज्यिक क्षेत्र में जो अर्थ हैं वो कुछ अलग होते हैं, जबकि सामान्य बोलचाल की भाषा में उसके अर्थ कुछ अलग रहते हैं। तो इस तरह से वाणिज्यिक क्षेत्र में भी आजकल हिंदी का प्रयोग बड़े जोर शोर से होना शुरू हुआ है। इसके बाद अगर कोई एक रूप देखता है तो जिसको विधि क्षेत्र, जिसको लेजिस्लेटिव हिंदी कहते हैं। हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं, न्यायालयों में अंग्रेज़ों के ज़माने से जो अंग्रेज़ी चल रही है उसका वर्चस्व अभी भी कायम है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में, खास करके दक्षिण प्रांत या दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो हमारा है, वहाँ पर अभी भी न्यायालयों में अंग्रेज़ी का वर्चस्व है, और बाकी उच्च न्यायालयों वगैरह में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी अंग्रेज़ी का वर्चस्व बहुत कायम है। या फिर अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का एक रूप जो उस समय न्यायालय में चला था वो आज भी वहाँ पर कायम है। उस कार्य के पास जो लीगल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, वो विधिक भाषा, वो एक अपने आप में समृद्ध है काफ़ी, और उसका अनुवाद हिंदी में काफ़ी हद तक हो चुका है। ये हम आज देखते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी न्यायालयों में, जहाँ जहाँ जो राज्य अपनी स्थानीय भाषा को राजभाषा के रूप में जिन राज्यों ने स्वीकार किया हुआ है, तो उन न्यायालयों में भी हम देखते हैं कि वो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। और लेकिन क्षेत्रीय भाषा भी अपने आप में, क्योंकि हिंदी से ही प्रेरित है और उसमें हिंदी के शब्द काफ़ी होते हैं, तो जो भी न्यायालय में कार्य आज हो रहा है उसमें हिंदी काफ़ी मात्रा में